गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2। कौन सा? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के पेपर में हमारा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन किस पे है? सेल बायोलॉजी के ऊपर। और थर्ड सेक्शन है वो किस पे है? जेनेटिक्स के ऊपर। उसमें हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सबके बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। और सेक्शन बी हमने स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ा, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे जो सेक्शन बी है उसका थर्ड चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड किस में डिवाइडेड है? एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अब ये डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? ठीक है। ये क्या करके जाते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण करके जाते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था? इसको किया था फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। उसने क्या बताया? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। जो कि क्या है? डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए मतलब ऑलमोस्ट सबके अंदर डीएनए क्या होता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन आरएनए भी किसी किसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि वायरस, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के अंदर क्या है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो क्या है? डीएनए प्लस आरएनए को मिलकर क्या बना है? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसे। अब डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंशिएशन है, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। कि डीएनए के अंदर क्या क्या किस किस से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए, उसके अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है। और डीएनए के टाइप्स क्या क्या है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के डीएनए, अलग अलग स्ट्रक्चर डीएनए की देखी गई, जिसके हिसाब से उनको क्या किया गया? उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर कुछ कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बोनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन। ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलके एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है। अब डीएनए है और आरएनए है। डीएनए और आरएनए कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? पेंटोज शुगर किस किस से मिलके बना हुआ होता है डीएनए, वो हम पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किसे बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड को किसे बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है? ये कोई कार्बोनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर किससे किससे मिलकर बना होता है, जिसमें रहता है कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये क्या है? एलिमेंट्स है जिनसे क्या बना है? कार्बोनिक एलिमेंट्स है, कार्बोनिक बहुलक है, जिनसे ये क्या है? इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जिनसे क्या बना हुआ है? न्यूक्लिक
एसिड बना हुआ है, जिसके अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अंदर से क्या है, ये एलिमेंट्स है जिससे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रखा है। अब ये न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसाइज किसने किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसमें रहता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, लिविंग सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। ये एक लिविंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि वायरस, वायरस को किसी किसी ने ये माना कि वो नॉन लिविंग है और किसी ने माना कि ये लिविंग है। तो इसकी लिविंग प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि इसके अंदर डीएनए, आरएनए ये प्रेजेंट है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो किसी ने कहा कि हाँ ये है ना लिविंग वायरस है, वायरस को हमने जीवित माना है। ठीक है, फिर बाद में किसी ने कहा कि नहीं ये नॉन लिविंग भी है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको वायरस को किसमें बोला गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी में रखा गया। लिविंग में क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट थे, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट था। तो ये न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जीवित कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यह है जीवित कोशिका में प्रेजेंट रहता है, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जीवित कोशिका में उपस्थित रहता है। और क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए है, ये बताया था डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वो डीएनए जीन्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे क्या बनेगा, आरएनए का, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। वो एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, यूकैरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है, तो वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो ये किस लिए यूज में आते हैं, ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए यूज में आते हैं। किसके लिए, ये प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रण करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करते हैं। क्या करके जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रण करके जा रहे हैं। ठीक है, ये वंशानुगति को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, वंशानुगति को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करके जाते हैं, और क्या होते हैं, जीवित कोशिका में प्रेजेंट रहते हैं। कौन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, वंशानुगति को नियंत्रण करते हैं। कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट से किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। जो पेरेंटल डीएनए होगा, पेरेंटल न्यूक्लिक एसिड होगा, वो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों से कुछ ना कुछ मैच होगा। ठीक है, इसीलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहचानते हैं कि पैटर्निटी को पहचानते हैं कि ये किसका बच्चा है, या फिर ऐसे कुछ। ठीक है, या फिर क्राइम स्पॉट के अंदर पहचानते हैं। तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए का कुछ अमाउंट, डीएनए का जो वीएनटीआर अमाउंट है, वो क्या रहता है, उनके चिल्ड्रन से सिमिलर रहता है। ठीक है, उनके बैंडिंग पैटर्न कुछ हद तक सिमिलर आते हैं। क्यों, क्योंकि वो हेरिडिटरी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, हेरिडिटरी को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिका में प्रेजेंट रहता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और ये वंशानुगति को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया। 1869 में
फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, इसे डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया इसको? फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया। और जो डीएनए का मॉडल है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, वो किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। लेकिन न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लिक एसिड को खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। और इसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया। और इसे क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया। फिर कौन आया? एल्टमान आया। एल्टमान ने क्या बताया इसको? एल्टमान ने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के नाम से नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। किसने दिया इसको डिस्कवर? तो किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने किया। और उसने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन नाम दे दिया। लेकिन फिर एल्टमान आया, एल्टमान ने क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लिक एसिड के नाम से दिया, मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल के नाम से डिनोट किया। ठीक है, किसने किया था? एल्टमान ने। एल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसको डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया। कब किया? 1869 के अंदर क्या किया था। और ये क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है? ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है ये? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि किसमें ट्रांसफर होती है? जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है, मतलब कि हेरिडिटरी को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये क्या है? इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। अब इसमें क्या है कि कोई P.A. लेविन नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बताया? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। न्यूक्लिक एसिड किसमें डिवाइडेड है? डीएनए एंड आरएनए के अंदर डिवाइडेड है, जिसको क्या बोला? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से डिनोट किया था। ठीक है, किसने दिया? P.A. लेविन ने दिया था। P.A. लेविन ने न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार में बांटा। फर्स्ट कौन सा है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और सेकंड कौन सा है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये आरएनए क्या है और डीएनए क्या है? ठीक है, तो आरएनए भी किसी किसी में क्या रहता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या कहां से ट्रांसफर हो रहा है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आरएनए भी किसी किसी में क्या वर्क करता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, जैसे कि रिट्रोवायरस। ठीक है, तो रिट्रोवायरस में क्या है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, पर लेकिन कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है।
आरएनए क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, पेरेंट से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमने पढ़े, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड किस किस से मिलकर बना होता है, कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, यह क्या रहता है, जीवित कोशिका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करके जाता है। थर्ड क्या है, ये वंशानुगत को नियंत्रण करते हैं। और क्या है, 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने इसे डिस्कवर किया था और क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया। फिर कौन आए, अल्टमान आए, अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, यह क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसी किसी वायरस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, और पीएल एलन ने न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार में बांटा, फर्स्ट है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेकंड है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस किस से मिलके बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लिक उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंडेंस्ड होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना हुआ है, ये क्रोमोसोम्स मिलके बनाए हुए हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बने हुए, जिसमें हमने क्या बताया था, न्यूक्लियोसोम का मॉडल पढ़ा था यूकैरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या थे, हिस्टोन प्रोटीन्स थे, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या थे, डीएनए उनके ऊपर क्या था, रैप था, उनके ऊपर कवर कर रखा था। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम बताया था हमने कि क्रोमोसोम्स के ऊपर बीट्स प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि डीएनए उसके ऊपर रैप है। तो ये क्या है, किससे मिलके बना हुआ है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन्स थे, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स थे। हिस्टोन प्रोटीन्स में न्यूक्लियोसोम के मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, A, A2, B, C एंड D, ये भी 5 टाइप के, और इससे 5 है मोर, कौन से हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स और बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर हमने न्यूक्लियोसोम के मॉडल के अंदर कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन पढ़े थे, H1 पढ़ा था, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़े हैं।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर क्या पढ़ा था? A2, B, C एंड D। ये क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब हमें क्या पढ़ना है आज? हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स तो ये होता है, हमें प्रोटीन्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है? तो ये न्यूक्लिक एसिड कितने में डिवाइड हुआ था? कितने में डिवाइड किया था इसको? डीएनए प्लस आरएनए की फॉर्म में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से क्या मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर प्रेजेंट है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर होता है। तो डीएनए टोटल किससे मिलकर बना होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड वो है जो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। मतलब कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड टाइड बना रहे हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसाइड क्या बना रहा है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। इसके अंदर क्या हो गया? ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है डीएनए, ठीक है? डीएनए है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन मिलके क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना रहा है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना रहे हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बना रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस डिवाइडेड रहते हैं इसमें प्यूरिन्स में एंड पिरिमिडिन्स में। किसमें डिवाइडेड रहते हैं? प्यूरिन्स के अंदर और पिरिमिडिन्स के अंदर। प्यूरिन्स क्या होता है? प्यूरिन्स होता है टू रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो साइक्लिक रिंग होती है, दो साइक्लिक रिंग से मिलके एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जिसको क्या बोला है? प्यूरिन बोला है, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस है। पिरिमिडिन क्या है? पिरिमिडिन के अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? उसको क्या बोला है? पिरिमिडिन बोला है, ठीक है?
इसके अंदर प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एलिनिन, ग्वानिन, ठीक है। और pyrimidine के अंदर कौन कौन से आते हैं? pyrimidine के अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। कौन से? साइटोसिन एंड थायमिन आते हैं। अब आरएनए के अंदर क्या है? आरएनए भी क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है क्या? आरएनए। लेकिन फिर आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएट क्या है? ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? इन दोनों में डिफरेंशिएट होगा इसमें, ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें भी न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है? पेंटोज शुगर है और क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। इसमें भी नाइट्रोजनस बेस इसमें डिवाइडेड है, प्यूरिन्स के अंदर डिवाइडेड है और pyrimidine में डिवाइडेड है। तो इसमें डिफरेंशिएट क्या है? डीएनए भी सेम है, आरएनए भी सेम है। इसके अंदर क्या डिफरेंशिएट है? जो प्यूरिन्स है उसके अंदर भी क्या है? एडेनिन है और ग्वानिन है। ठीक है। लेकिन इसमें pyrimidine के अंदर इसमें तो थायमिन प्रेजेंट होता है और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? यूरासिल, यूरासिल प्लस साइटोसिन। तो एक क्या डिफरेंशिएट हो गया? इसके अंदर यूरासिल प्रेजेंट है और थायमिन एब्सेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस में थायमिन प्रेजेंट है। तो एक डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पेंटोज शुगर, ये कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबो शुगर। कौन सा है? डीऑक्सीराइबो शुगर। और इसमें क्या है? इसमें ये आरएनए के अंदर है राइबोज शुगर। दो डिफरेंस है, इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना हुआ है। अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है? न्यूक्लिक एसिड किस तरह से डिफरेंशिएट, इनका डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए से मिलकर बना हुआ है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों किसके मिलकर बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए या फिर आरएनए बना रहे हैं। अब इसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है? तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। अब न्यूक्लियोसाइड को भी इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना हुआ है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन्स प्लस pyrimidines है, जो कि एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन थायमिन है, और इसके अंदर क्या है? यूरासिल एंड साइटोसिन है, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये डीएनए आरएनए से डिफरेंशिएट कैसे। एक तो ये आ गया थायमिन यूरासिल से, यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट होगा pyrimidine के अंदर और यहाँ पर क्या होगा? यूरासिल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है? डीएनए के अंदर, डीएनए में क्या है? यहाँ पर एक और डिफरेंशिएशन है, जो कि ये शुगर ग्रुप है वो होगा डीऑक्सीराइबो शुगर, इसमें क्या होगा? राइबोज शुगर। अब हम देखते हैं कि डीऑक्सीराइबो शुगर क्या होते हैं और राइबोज शुगर क्या होते हैं।
डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर कैसी होती है और राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ये हो गया इसका। दो डिफरेंस पड़े इसके अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए में क्या है और आरएनए में क्या है। न्यूक्लिक एसिड है, इसमें डिवाइडेड है, डीएनए में और आरएनए में। डीएनए में क्या पढ़ा, कौन सा शुगर है, डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। इसमें क्या है, राइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर से क्या होता है का एक ऑक्सीजन, एक परमाणु अधिक होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वो एक ऑक्सीजन हटने पे हमने क्या बोल दिया, डीऑक्सी। राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से एक ऑक्सीजन का एलिमेंट हट गया, ऑक्सीजन का परमाणु हट गया। ठीक है, उस ऑक्सीजन को परमाणु को रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, तो और क्या बन गया, मतलब कि अगर ऑक्सीजन किसी को रिमूव करते हैं तो क्या लगता है, डी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है, डी और ऑक्सी, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो डी ऑक्सी राइबोस शुगर से राइबोस शुगर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये डिफरेंशिएट है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं। शुगर की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। राइबोस शुगर है तो क्या होगा, यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH H प्रेजेंट होगा, और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, OH एंड H प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या बनाया इसको, यहाँ पर हम डिनोट करते हैं, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये क्या है, सेकंड कार्बन, ये क्या है, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये है फिफ्थ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर क्या किया हमने, सेकंड कार्बन, जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके अंदर से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो क्या बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या बना, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर बना। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये सेम रहेगा राइबोस शुगर के। इसके अंदर क्या है, सेकंड कार्बन के ऊपर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है OH, और ये क्या है, CH2 OH, और ये हो गया H। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। मतलब कि सेकंड कार्बन पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को, राइबोस शुगर के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करने से क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गया। ठीक है, राइबोस शुगर में डीऑक्सी राइबोस शुगर से ऑक्सीजन का एक परमाणु राइबोस शुगर से रिमूव कर रहे हैं। राइबोस शुगर में डीऑक्सी राइबोस शुगर ऑक्सीजन का एक परमाणु
राइबो शुगर में डीऑक्सीराइबो शुगर से ऑक्सीजन का एक परमाणु अधिक होता है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु अधिक है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पे रिमूव हो गया जो कि दूसरे कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, जो दूसरे कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। क्या पढ़ा, राइबो शुगर क्या है, राइबो शुगर, राइबो शुगर में डीऑक्सीराइबो शुगर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का एक परमाणु अधिक होता है। मतलब कि यहाँ सेकंड कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन का एक परमाणु अधिक होता है जो दूसरे कार्बन मतलब कि सेकंड कार्बन के परमाणु पर अटैच रहता है। ये सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप अटैच है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु अधिक है, ठीक है, जो कि सेकंड कार्बन पे स्थित होता है। किस पे स्थित होता है, सेकंड कार्बन पे स्थित होता है। तो ये क्या है, इसके अंदर एक तो डिफरेंशिएशन ये हो गया डीएनए और आरएनए के अंदर। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है, इसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यूरासिल प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस के अंदर इसमें यूरासिल प्रेजेंट है। तो ये क्या है, डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंशिएशन है कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए के मॉडल के बारे में, डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, डीएनए और आरएनए के बारे में। ये हो गया डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। और डीएनए क्या होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये क्या रहते हैं, बड़े अणु से मिलके बने। और आरएनए क्या रहते हैं, छोटे अणु से मिलके बने, छोटे अणु। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल रहते हैं। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिकल रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं। लेकिन किसी किसी वायरस के अंदर, जैसे कि रियो वायरस है, उसमें क्या है, आरएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। और डीएनए क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में रहता है। किसी किसी में वायरस के अंदर किसी में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आरएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, और डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है। और आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है। किसी किसी वायरस में वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए और आरएनए के बारे में। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं। वो होते हैं एक रेशम के आकार के होते हैं, मतलब कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनका डायमीटर तो कम होता है लेकिन उनकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा रहती है। इसको क्या बोला गया, न्यूक्लिक एसिड बोला गया। डीएनए वगैरह कैसे फॉर्म है, फाइबर लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, रेशम के आकार के होते हैं, रेशमाकार, जिसमें इनके जो डीएनए है, जिनकी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनका डायमीटर क्या होता है, वो कम होता है। डायमीटर कम है और लंबाई ज्यादा है, मतलब कि कैसे आकार के होते हैं, रेशाकार के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैसे होते हैं, रेशाकार के होते हैं, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है और इनका डायमीटर मतलब कि व्यास इनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बना हुआ है। वो हमने भी बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस
बेस जुड़ा हुआ है, कौन सा, एडेनिन का, तो इसको क्या बोला है, एडिनोसिन। ठीक है, अगर ग्वानिन जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर में हमने डीएनए का पेंटोज शुगर लिया है, डीऑक्सी लिया है, और राइबोज शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर हमने क्या लिया है, एडेनिन का लेंगे, तो दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। ग्वानिन होगा तो ग्वानोसिन, ठीक है, साइटोसिन होगा तो साइटोसिन, ठीक है, और क्या होगा, थायमिन होगा तो डीऑक्सीथायमिडीन, डीऑक्सीथायमिडीन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है, और डीऑक्सी साइटोसिन। तो ये किसके नाम है, न्यूक्लियोसाइड के नाम है। अब इसके अंदर हमने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो इसके अंदर डीऑक्सी एडिनोसिन में अगर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, क्या बना, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये किसके नाम है, न्यूक्लियोसाइड के नाम है, और ये किसके नाम है, न्यूक्लियोटाइड के नाम, ठीक है। और इसमें क्या है, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, अगर ग्वानिन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। अगर थायमिन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी डाइलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के नाम, ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़ा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीऑक्सी एडिनोसिन को अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के नाम बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया, ठीक है। तो इसमें इसने क्या क्या बताया डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, डबल हेलिकल होता है, एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सर्वप्रथम इसको किसने मॉडल दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, जिसमें हम इसमें क्या बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डीएनए के बारे में बताया, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलेंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डीएनए के, जो कि क्या रहते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड रहते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बी डीएनए को बताया था,
बी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जो कि क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। ये क्या रहते हैं, डबल हेलिकल रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं, मतलब कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है, मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की दो स्ट्रैंड्स रहती है, जो कि किससे कनेक्टेड रहती है, नाइट्रोजनस बेसिस से कनेक्टेड रहती है। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं, ठीक है, हेलिकल होते हैं, लीनियरली होते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से राउंडेड शेप में रहते हैं। कैसे, इस तरह से है ये डीएनए, ठीक है, तो इस तरह से ये हेलिक्स की फॉर्म में रहेंगे, ये हेलिक्स बनाते हैं राउंडेड शेप में, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, इस तरह से क्या है, ये हेलिक्स बना रहे हैं। तो ये क्या है, हेलिकल फॉर्म में रहते हैं, हेलिकल फॉर्म में रहते हैं, स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसका, ठीक है, लीनियर नहीं रहते, स्पाइरल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है, एक स्ट्रैंड कहाँ जा रही है, इस तरह से स्पाइरल में एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड के ऊपर 5 प्राइम फॉस्फेट है, एक स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम OH ग्रुप है। अब ये 5 प्राइम फॉस्फेट कैसे बन रहा है और 3 प्राइम OH ग्रुप कैसे बन रहा है वो हम पढ़ेंगे जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी मान लेते हैं कि एक एंड पे 5 प्राइम एंड है, दूसरे एंड पे 3 प्राइम एंड है। अगर इसकी सेकंड वाली स्ट्रैंड बनेगी तो इस तरह से बनेगी, जिसके अंदर यहाँ पर 3 प्राइम रहेगा और यहाँ पर 5 प्राइम रहेगा, मतलब कि एक दूसरे के क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे, क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ पर 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पर क्या रहेगा, 3 प्राइम रहेगा, ठीक है। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या रहता है, ट्विस्टेड रहते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, कितने, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्विस्टेड होता है, एंटी पैरेलल होता है, स्पाइरल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है। और क्या रहता है इसके अंदर, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनाता है। ये चीज समझ में आएगा जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम अब कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, उससे क्या होगी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि एंटी पैरेलल ये 5 प्राइम 3 प्राइम एंड कैसे बन रहा है, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया, शुगर लिया, शुगर लिया, शुगर यहाँ पर है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है OH ग्रुप और ये क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH2 OH ग्रुप और फॉस्फेट, मतलब कि 3 फॉस्फेट जुड़े हुए रहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है, शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ फर्स्ट पे क्या रहेंगे, एडेनिन रहेगा या फिर ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो भी है वो नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ क्या है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, 1 न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो ये क्या है, एक एंड पे क्या है, 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या नाम दे दिया, 5 प्राइम एंड, ठीक है। 3 प्राइम एंड कैसे बनेगा, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर हमने यहाँ एडेनिन लिया, यहाँ पर हम ग्वानिन ले लेते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH ग्रुप है,
से जोड़ना है और क्या बनानी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है। किसके लिए, डीएनए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप पे क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, वो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन से इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होके किसके पास आ जाएगा, ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो गया, मतलब कि दो फॉस्फेट ग्रुप थे, इनको क्या बोला, पायरोफॉस्फेट। ये यहाँ से रिलीज हो गया और क्या होगा, ये फॉस्फेट के साथ में ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट था और 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, पांचवा कार्बन है सेकंड न्यूक्लियोटाइड का, 5 प्राइम के ऊपर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट। तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड ये हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और क्या है, यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, उसमें भी क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बन पे हमने यहाँ पर ले लिया साइटोसिन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर OH ग्रुप, ये H हो गया, ये CH2OH हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन फॉस्फेट डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया, दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गए। यहाँ कितना है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये क्या है, फर्स्ट एंड के ऊपर जो इसकी चेन है, इसकी पहले एंड के ऊपर क्या है, 5 प्राइम कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोला, 5 प्राइम फॉस्फेट, मतलब कि 5 प्राइम एंड। ठीक है, और डीएनए के सेकंड इसके ऊपर तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोला, 3 प्राइम OH को, 3 प्राइम OH का एंड, इसको क्या बोलेंगे, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो डीएनए की स्ट्रक्चर कहाँ है, 5 प्राइम एंड है एक तरफ और दूसरे एंड पर क्या है, 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH को। ये तो हो गई वन स्ट्रैंड। अब सेकंड स्ट्रैंड कैसे होगी, दो हेलिकल स्ट्रैंड्स है इसके, तो इस तरह से ये सेकंड स्ट्रैंड में सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये यहाँ पर थाइमिन से अटैच है। एडेनिन हमेशा किससे पेयरिंग करता है, ये नाइट्रोजनस बेसिस में हम देखते हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयरिंग करता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन हमेशा किससे पेयरिंग करता है, ग्वानिन से पेयरिंग करता है, वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है, 3 प्राइम फॉस्फोप्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेकंड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड कौन सा है, जो शुगर को नाइट्रोजनस बेसिस से कनेक्ट करके रखता है, उसका बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो डीएनए के अंदर कौन से बॉन्ड है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये यहाँ सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH, और यहाँ पर है फॉस्फेट CH2OH, CH2OH के ऊपर क्या अटैच है, ऑक्सीजन, यहाँ पर फॉस्फेट डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और यहाँ से ये सेकंड कार्बन से अटैच है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड से अटैच है, ये क्या होगा, सेकंड न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या है, साइटोसिन 3 OH
ये किससे अटैच है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये आ गया CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन, फॉस्फेट, डबल बॉन्ड को O माइनस, और यहाँ पर ये आ गया ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन, इस तरह से CH2OH, और ये फिर बाद में आ गया ऑक्सीजन, और ये आ गया फॉस्फेट। ये होगी और इसकी पहली स्ट्रैंड। ये क्या होगी? दूसरी स्ट्रैंड। पहली स्ट्रैंड के अंदर हमने देख लिया ये इस तरह से। दूसरी स्ट्रैंड में क्या है? इसके फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है? नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि एडेनिन इससे पैरिंग करता है थायमिन से, ठीक है। और ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप। तो ये कौन सा एंड हो गया? 3 प्राइम पे है। यहाँ कौन सा एंड था? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। यहाँ पर क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और इसी तरह से ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरह से क्या है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गई किसकी? डीएनए की। तो डीएनए में हमने क्या पढ़ा था? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हो गया ये यहाँ पे 5 प्राइम हो गया, यहाँ 3 प्राइम हो गया, यहाँ 3 प्राइम हो गया, यहाँ 5 प्राइम हो गया। वो मैंने बता दिया कि 5 प्राइम कैसे है और 3 प्राइम कैसे है, ठीक है। और क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, ये 1 स्ट्रैंड हो गई इसकी, ये सेकंड स्ट्रैंड हो गई, ठीक है। बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट है? फॉस्फोडाइस्टर, हाइड्रोजन एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और क्या है? ये ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, ये इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, ये इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में है, मतलब कि ये हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन, ये जो बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये किससे पैरिंग कर रहा है? सेकंड स्ट्रैंड से पैरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ तक इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन, जिससे क्या अटैच है? पूरा बैकबोन क्या होता है? जिससे पूरा शरीर वगैरह जो भी होता है वो अटैच रहता है, किस पोल, एज ए पोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जिससे क्या है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनी, से नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, दो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के बीच में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। तो ये क्या है? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इसके नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि एडेनिन कैसे स्ट्रक्चर दे रहा है, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ग्वानिन के बारे में, ठीक है। तो साइटोसिन ग्वानिन से ही पैरिंग होगा, मतलब यहाँ पर क्या है? ये एक प्यूरिन है, एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडिन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्यूरिन प्यूरिन की पैरिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्यूरिन 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 की स्ट्रक्चर में दो रिंग है, मतलब कि दो साइकिल है, मतलब कि दो सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर है। किस फॉर्म में? एक दो रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है, इस तरह से। इस तरह से दो रिंग स्ट्रक्चर है इसकी, प्यूरिन की। अभी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दो रिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी क्या लगेगी? अगर प्यूरिन यहाँ पर आ गया दो रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी प्यूरिन आ गया दो रिंग स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? प्यूरिन प्यूरिन यहाँ पर इतना स्पेस बचेगा ही नहीं, स्पेस बचेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए क्या जरूरी है? इन दोनों के बीच में 180 का कोण जरूरी है, 180 का एंगल जरूरी है, और इनके बीच में डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी? 2.8 एंगस्ट्रॉम तक इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी प्यूरिन आ गया, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आ गई कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी प्यूरिन आ गया, तो ये क्या रहेगा? यहाँ पर इसकी स्पेस में आ नहीं पाएगा, दो
जो स्ट्रक्चर है बैकबोन की, इनके बीच में प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर आ नहीं पाएगी। अगर हम पिरिमिडिन को देख लेते हैं, यहाँ पर साइटोसिन है, साइटोसिन को थायमिन से पेयर कर देते हैं, तो क्या रहेगा, साइटोसिन अगर थायमिन से पेयर रहेगा, ये भी वन रिंग स्ट्रक्चर और ये भी वन रिंग स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस कवर करेगा। इस पूरी दोनों की प्रॉपर डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उनको कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से पेयर करता है। किससे पेयर करता है, हमेशा पिरिमिडिन से पेयर करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ, साइटोसिन किससे पेयर कर रहा है, ग्वानिन से, एडेनिन किससे पेयर कर रहा है, थायमिन से पेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कि नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह से वर्क कर रहे हैं इसके। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें ये क्या है, एंटीपैरेलल के बारे में पढ़ा, स्पाइरल होते हैं वो पढ़ा है हमने। ठीक है, दो प्यूरिन्स के बीच में के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तथा दो पिरिमिडिन के लिए यह स्थान बहुत बड़ा होता है। दो प्यूरिन्स के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है इतना, और दो पिरिमिडिन के लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेस हो गया, मतलब कि यहाँ पर एक गैप प्रेजेंट आ जाएगा, गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 2.8 एंगस्ट्रॉम। 2.8 एंगस्ट्रॉम की इसकी डिस्टेंस होती है, एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल है। और जो डीएनए की हेलिक्स बनती है, सपोज ये डीएनए डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, ये डीएनए हेलिक्स है, इसके बीच में एक जो टर्न हो रहा है, मतलब कि ये जो एक टर्न है, इसके अंदर कितने, वन टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, कितने, वन टर्न में डीएनए का जो एक टर्न है, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए का जो एक टर्न है, एक घुमाव होता है, एक घुमाव आया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, सिर्फ एक बार घुमा, एक टर्न आया, यहां से गया और यहां तक आया, इसके अंदर क्या है, 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। कितने प्रेजेंट रहते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस वो होती है 3.4 नैनोमीटर की। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर की, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं इसको। तो एक टर्न के अंदर जो ये डिस्टेंस कवर करता है ऊपर से नीचे तक, वो डिस्टेंस होती है, इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एक टर्न के अंदर। एक टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की इसके अंदर डिस्टेंस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इनका जो व्यास होता है उसको क्या बोल रहे हैं, 20 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और अगर जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इंडिकेशन डिस्टेंस होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स के अंदर कितनी डिस्टेंस है, एक हेलिक्स के अंदर 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है,
और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की इसके अंदर डिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये क्या है, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, किसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर कुछ ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि ग्रुप क्या होता है? एक हेलिक्स में ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं शेप टाइप में, इस तरह से। तो ये क्या है? यहाँ पर इस तरह से ये बड़ा ग्रुप बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मेजर ग्रुप। यहाँ पर इसमें एक छोटा ग्रुप बन रहा है इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे? माइनर ग्रुप। नैरो ग्रुप एंड ब्रॉड ग्रुप, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? प्यूरिन्स क्या कर रहे हैं? पिरिमिडिन्स के साथ में पैरिंग कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, कि नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन किस तरह से थाइमिन से पैरिंग करता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, जो किसमें डिवाइडेड है? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे एडेनिन के बारे में। क्या देखेंगे? एडेनिन के बारे में। इसमें मैंने क्या बताया? ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? इसके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये फर्स्ट रिंग, इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन एंड कार्बन की फर्स्ट रिंग प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या है? सेकंड रिंग प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, इस तरह से। तो ये क्या है? प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स है, ये क्या होगी? प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर होगी। अब प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या कर दिया? जो इसकी लेबलिंग करते हैं, नाम देते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कार्बन कौन सा है, थर्ड कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट एंड नाइन्थ। ठीक है, इस तरह से इसकी नाम दे दिया हमने। अब एडेनिन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर क्या अटैच रहता है? अमोनिया ग्रुप अटैच रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 6 कार्बन पे अमोनिया ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोला? 6 अमाइनो प्यूरिन। इसको और क्या बोल सकते हैं? 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, और प्यूरिन्स के अंदर सेकंड स्ट्रक्चर होती है ग्वानिन की। इसमें भी क्या है? इसमें भी 2 रिंग स्ट्रक्चर है।
ठीक है, दो रिंग स्ट्रक्चर है, वही कैपिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, दो रिंग स्ट्रक्चर है और वही लेवलिंग है। इसके अंदर क्या है, सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच है, सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर NH2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या बोलेंगे, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन बोलेंगे, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन अटैच है और सेकंड कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसको नाम देंगे 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है और सेकंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन हो गया। ठीक है, और सेकंड है इसके अंदर पिरिमिडिन। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर हमने देखी, अब पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं यूरेसिल, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ये क्या है, पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिर्फ 1 रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, 1 रिंग प्रेजेंट है। इसकी लैबलिंग हम करते हैं, तो यहाँ से करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें यूरेसिल के अंदर क्या होता है, फोर्थ एंड सेकंड के ऊपर क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्रुप अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है, फोर्थ एंड सेकंड के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच रहता है। इसमें लैबलिंग कैसे की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसके अंदर सेकंड ग्रुप पे ऑक्सीजन अटैच है, फोर्थ ग्रुप पे ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन। क्या बोला, 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन, ये क्या है, यूरेसिल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम याद कर सकते हैं 420, 420, मतलब कि फोर्थ कार्बन एंड सेकंड कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, अब यूरेसिल के बाद में थायमीन। यूरेसिल किसमें प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए में प्रेजेंट है यूरेसिल नहीं, डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है थायमीन प्रेजेंट है। ठीक है, थायमीन के अंदर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यूरेसिल इस मिथाइलेटेड, यूरेसिल को क्या कर दिया, मिथाइलेटेड कर दिया, तो वो क्या हो गया, थायमीन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो यूरेसिल इज मिथाइलेटेड, तो इसे क्या बोलेंगे, थायमीन की स्ट्रक्चर बोलेंगे। यूरेसिल इज मिथाइलेटेड, इसे क्या बोला, थायमीन की स्ट्रक्चर बोला। इसमें बॉन्डिंग कैसे देखेंगे हम कि हाँ यहाँ मैंने बॉन्ड लगाया, यहाँ से हटा दिया, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस होती है, तो 1 2 3 4 वो फुलफिल हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से थायमीन क्या है, थायमीन में क्या है, यूरेसिल इज मिथाइलेटेड, यूरेसिल को क्या कर दिया, मिथाइलेटेड कर दिया, तो वो क्या बन गया, थायमीन बन गया। अब क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन है, वो भी क्या है, पिरिमिडिन, इस तरह की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच है। ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6,
अमाइनो पिरिमिडिन, क्या बोल दिया, 2 ऑल्सो 4 अमाइनो पिरिमिडिन ग्रुप बोल दिया, जिसको बोलेंगे साइटोसिन। ठीक है, तो ये क्या है, प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर, ये क्या है, पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर। अब क्या है, प्यूरिन्स क्या है, पिरिमिडिन से क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, प्यूरिन्स पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एडेनिन किससे थायमिन से पेयर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पेयरिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच। हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से पेयर करता है, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन यूरासिल आरएनए के अंदर किससे पेयर करता है, यूरासिल से पेयर करता है, ठीक है, ये किसके अंदर है, आरएनए के अंदर, जिसमें क्या है, यूरासिल आ गया थायमिन की जगह। तो ये क्या है, इसकी नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर है, इसकी डीएनए के और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो क्या, डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ लिया, पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ लिया, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे 2 फॉस्फेट ग्रुप, मतलब कि पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है, और जो अल्फा फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, उसके डीएनए से अटैच रहता है, ठीक है, और क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि डीएनए को अलग करती है इससे अदर से, ठीक है। तो डीएनए के अंदर, डीएनए क्या है कि कोशिका की, मतलब कि सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को करके जाता है, क्या करके जाता है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटीज को करके जाता है। डीएनए सेल्स की, कोशिका की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को नियंत्रण करता है, अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को नियंत्रण कैसे करके जा रहा है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज सेल्स की डीएनए से प्रभावित कैसे होती है। जो डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, पेंटोज शुगर था, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, दोनों सेम है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, वो हो रहा है नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एडेनिन आ गया, पहले ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया डीएनए। तो डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेंटोज शुगर है वो बिल्कुल सेम है, इन दोनों के बीच में फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, वो भी सब कुछ सेम है। चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस में आ रहा है, कि किसी में पहले एडेनिन आया, फिर साइटोसिन आया, फिर ग्वानिन आया, फिर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले साइटोसिन आ गया, फिर ग्वानिन आ गया, तो वो सीक्वेंस है, वो चेंजेस, डीएनए चेंजेस कैसे हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, पेंटोज शुगर से हो रहे हैं कि हाँ इसमें पेंटोज शुगर ऐसा है, इसमें पेंटोज शुगर ऐसा है, नहीं, पेंटोज शुगर तो सेम है, फॉस्फेट ग्रुप भी सेम है, चेंजेस किससे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये डीएनए सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को
नियंत्रण कर रहा है, मतलब कि उसको प्रभावित करता है। ठीक है, इस नियंत्रण के लिए कौन भागीदारी है, वो है नाइट्रोजनस बेसिस। क्योंकि डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस वैरी कर रही है सब में, इसकी सही नहीं है कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म में जो सीक्वेंस है वही दूसरे डीएनए सीक्वेंस उसके अंदर होगा। वो वैरी कैसे कर रही है, पेंटोज शुगर से वैरी नहीं कर रही है, पेंटोज शुगर सेम है, फॉस्फेट ग्रुप सेम है, और वैरी कैसे कर रही है, नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस से। इसीलिए क्या है, डीएनए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को करके जाता है सेल्स में। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा मेन क्या है, ये वंशानुगत को नियंत्रण करता है। किसको करता है, वंशानुगत को नियंत्रण करता है। वंशानुगत को नियंत्रण करता है मतलब कि हेरिडिटरी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, हेरिडिटरी को फॉलो करता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रहता है, एक पैरेंट से दूसरे मतलब कि इसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, डीएनए म्यूटेबल होता है। क्या होता है, डीएनए म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या है, जब डीएनए पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग इसके अंदर, उसके पेरेंट्स का जो डीएनए है किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या होता है, डीएनए जो क्रोमोसोम्स है उनका डुप्लीकेशन होता है, मतलब कि उसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक डीएनए की कॉपी बनाता है। ठीक है, तो वो रेप्लिकेशन करता है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे सपोज डीएनए की सीक्वेंस ये है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी बेस पेयरिंग होगी ग्वानिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, इस तरह से ये होगा 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, और ये हो गया 3 प्राइम। तो ये क्या है, डीएनए है, डीएनए की स्ट्रैंड्स है। तो इसके अंदर क्या है, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का रेप्लिकेशन करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, यहाँ पर ग्वानिन को ऐड करने की बजाय क्या ऐड किया, यहाँ पर ग्वानिन को ऐड करने की बजाय एडेनिन को ऐड, क्या कर दिया, एडेनिन को ऐड कर दिया। और जब ये डीएनए किसके अंदर, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर, उसके चिल्ड्रंस के अंदर ट्रांसफर होगा या फिर उसके जनरेशंस के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये डीएनए यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर ये इनका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होने के बाद में ये क्या है, सेम डीएनए उसके चिल्ड्रंस के अंदर या फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने से यहाँ पर ये जो एडेनिन है इसके यहाँ होने से क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन मतलब कि डीएनए के अंदर चेंजेस आ गए, क्या आ गए, डीएनए में चेंजेस आ गए, मतलब कि इवोल्यूट हो गया। ठीक है, तो इवोल्यूशन किसके बेसिस पे आता है, डीएनए के अंदर अगर रेप्लिकेशन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है तो उससे क्या आता है, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे आया, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया रेप्लिकेशन के टाइम पे, वो म्यूटेशन इसमें उसके ऑक्सीजन में ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पैरेंट से थोड़ा अलग हो गया, मतलब कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ गए, मतलब कि वो इवोल्यूट हो गया। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन किसकी किसकी वजह से आ रहा है,
डीएनए की वजह से आता है। डीएनए म्यूटेबल है, इसी वजह से डीएनए म्यूटेबल की प्रोसेस को फॉलो करता है, इसीलिए क्या आते हैं डीएनए इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? जब रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज आके डीएनए पे बाइंड कर रहा है, उसने गलत न्यूक्लियोटाइड को वहां आके ऐड कर दिया। एडेनिन आना था, थायमिन आ गया। ठीक है, एडेनिन आना था या फिर साइटोसिन आ गया, एडेनिन आना था या फिर ग्वानिन आ गया, तो कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया उसने। अब गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के बाद में क्या हुआ? गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने से क्या हुआ कि वो उसके अंदर म्यूटेशन आ गया। वो अगर अलग अपनी ऑक्सीजन के अंदर ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा? म्यूटेबल डीएनए होगा। उसके अंदर क्या हो गया? पेरेंट से उसके पास में दूसरा डीएनए आया, मतलब कि इवोल्यूशन हो गया। तो इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए म्यूटेबल होता है, इस वजह से डीएनए वंशानुक्रम को नियंत्रण करता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंसेस के अंदर चेंजेस होती हैं और डीएनए सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज को नियंत्रण करता है। तो ये क्या है? डीएनए के मेन पॉइंट्स। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे डीएनए के टाइप्स के बारे में कि डीएनए के टाइप्स कितने होते हैं और क्या टाइप्स होते हैं। डीएनए टाइप्स, डीएनए के टाइप्स मतलब कि डीएनए के स्ट्रक्चर के टाइप्स। डीएनए है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब अलग अलग टाइप का क्या मतलब है कि साइंटिस्ट ने कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ चेंजेस देखे, तो उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने डीएनए के टाइप्स बना दिए, डीएनए के प्रकार में इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, तो विल्किंस एंड कॉलेजियस ने 1950 में, विल्किंस एंड इनके कॉलेजियस, इनके जो साथी हैं, उन्होंने क्या किया? 1950 के अंदर विल्किंस एंड कॉलेजियस ने 1950 के अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक खोजा। इसे बोला था एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को खोजा था, टेक्निक को डिस्कवर किया था, टेक्निक को प्रपोज किया था। कौन सी? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को प्रपोज किया। इस टेक्निक से क्या देखा? डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा गया, और डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसमें क्या देखे? कुछ चेंजेस दिखे डीएनए के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस दिखे। ठीक है, तो उन चेंजेस के बेसिस पे डीएनए के टाइप्स बताए गए। ठीक है, तो ये क्या बताया गया? डीएनए के टाइप्स को बताया गया। इसके अंदर न्यूनतम खोजों ने स्पष्ट कर दिया, विल्किंस एंड कॉलेजियस ने ये डिस्कवर कर दिया और बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी की, कुछ न्यूनतम खोज की उन्होंने, जिसके बेसिस पे क्या बताया गया? डीएनए के टाइप्स के बारे में बताया गया कि डीएनए की स्ट्रक्चर बहुत ही प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो ये डीएनए की संरचना होती है वो किस पर डिपेंड करती है? डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की संरचना किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, सॉल्ट कंटेंट पे डिपेंड करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, सॉल्ट कंटेंट पे डिपेंड करती है, और बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। डीएनए की संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, किस किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉल्ट कंटेंट और बेस कंपोजिशन पर ये डिपेंड करती है। कौन सी? डीएनए की जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर को आप कितने, वॉटसन एंड क्रिक ने
ने कौन सा मॉडल दिया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था। इसमें मैंने बताया कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो बी डीएनए के आधार पर दिया था। जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, बी डीएनए जैसी। जैसे कि मैंने बताया कि एक वन हेलिक्स के अंदर 34 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, तो वो किसके अंदर है, बी डीएनए के अंदर, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी डीएनए के टाइप्स देखे गए, जैसे कि ए डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है, बी डीएनए, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ देखते हैं ए डीएनए और बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए के बारे में। इसके अंदर हेलिक्स है, हेलिक्स कैसा होगा, मतलब कि जो हेलिक्स है वो राइट साइड में घूम रहा है या फिर लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है। तो ए डीएनए होता है वो राइट हैंडेड है। कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, दाहिने हाथ से घूमता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, राइट हैंडेड। लेकिन जेड डीएनए होता है वो होता है लेफ्ट हैंडेड, दाहिने हाथ से ये हेलिक्स टर्न होती है। तो इसके अंदर हेलिक्स हमने पढ़ा जो कि राइट हैंडेड है, और जेड डीएनए कैसा है, वो है लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। इसके अंदर क्या है, बेस पेयरिंग है। कौन सी देखते हैं, मीन बेस पेयरिंग। पर टर्न, एक टर्न के अंदर कितनी बेस पेयरिंग है, तो उसके अंदर हमने वॉटसन एंड क्रिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने पेयरिंग है, 10 पेयरिंग है। तो 10 बेस पेयरिंग है, इसको हम एग्जैक्ट वर्ड के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कितनी पेयरिंग है, ये 10.4 होगी। मतलब कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स तो होंगे और 11 न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ पोर्शन होगा उस हेलिक्स के अंदर। इसके अंदर 10.7 होगा और इसके अंदर 12 बेस पेयरिंग, 12 न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग होगी। तो ये क्या है, बेस पेयरिंग और टर्न के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये ट्विस्ट होता है, ये ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, तो ये ट्विस्ट होने के टाइम पे ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 35 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब कि ये डीएनए ट्विस्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये कौन सा डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 60 डिग्री के कोण की तरफ ये टर्न होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे कोण, कितने एंगल से ये टर्न हो रहा है, घुमाव का कोण, ट्विस्ट का कोण। ट्विस्ट का कोण कितना है इसका, 35 डिग्री और उसका 60 डिग्री है, 35 या 36 डिग्री। ठीक है, तो ये है मीन बेस पे और ये है ट्विस्ट या फिर कोण। और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर हमने पढ़ा, जो दो डीएनए है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 10.7 होगा, यहाँ पर 10.4 होगा। ठीक है, जो दो डीएनए है इन दोनों के बीच में मैंने वॉटसन एंड क्रिक वाले में डायमीटर बताया था, वो कितना बताया था, वो डायमीटर बताया था 20 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है इसके अंदर बी डीएनए के अंदर, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है किसके अंदर, बी डीएनए या फिर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। इसके अंदर कितना होगा, 2.2 नैनोमीटर, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डायमीटर होता है। इसके अंदर कितना होता है, 1.8 नैनोमीटर। तो ये क्या है, पूरी डीएनए की मोटाई देखी है, उनकी जो व्यास है वो देखा है।
तो व्यास कितना है डीएनए का? डीएनए का व्यास डीएनए के अंदर 2 नैनोमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, इसके अंदर 2.2 नैनोमीटर है और इसमें 1.8 नैनोमीटर की इसके अंदर डिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये रोटेशन हमने पढ़ लिया कि कितना रोटेट करना है, कितना डिग्री कोण बनाना है। ये होता है 36 का होता है, ये होता है 33 डिग्री का कोण बनाता है और वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में, कोण के बारे में। और राइज, ठीक है, राइज बेस पेयर अलोंग एक्सिस में। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। राइज बेस पेयर अलोंग एक्सिस में मतलब कि कितना बेस पेयर, एक बेस पेयर है, उन दोनों के बीच में कितना ये वर्टिकली राइज कर रहा है। जैसे कि एक बेस पेयर यहाँ पर है एडेनिन, ये है यहाँ पर ग्वानिन, तो इन दोनों के बीच में एडेनिन यहाँ है और ग्वानिन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो कितना ये इंक्रीज हो रहा है वो डिस्टेंस है, वर्टिकल राइज है। मतलब कि ये क्या है, राइज बेस पेयर अलोंग एक्सिस में इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है 2.3 एंगस्ट्रॉम, ये होती है 2.3 एंगस्ट्रॉम की इसकी होती है। ठीक है, और यहाँ पर होती है 3.3 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर होती है 3.8 एंगस्ट्रॉम। कैसे बताया, जैसे कि दो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन यहाँ है, ये घूम के आ गया यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट, तो ये वाली डिस्टेंस हमने काउंट नहीं की है, जो इसकी वर्टिकल राइज है, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमने काउंट की है, वो कितनी होती है, बी डीएनए के अंदर 3.3 एंगस्ट्रॉम, जेड डीएनए के अंदर 3.8 एंगस्ट्रॉम और ए डीएनए के अंदर 2.3 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बारे में। और इसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी हम देखें तो ये कितना रहता है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रहता है और थिन रहता है। ठीक है, ये कैसे रहता है, लॉन्ग और थिन रहता है। ठीक है, और ये कैसे रहेगा, ए डीएनए का शॉर्ट रहेगा और वाइड रहेगा, मतलब कि छोटा और मोटा रहेगा। छोटा और मोटा, ये लंबा और पतला है, एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या है, इलांगेटेड एंड थिन, ये भी कैसा होगा, लॉन्ग एंड थिन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में डिफरेंशिएट होते हैं। इसमें क्या है, किसी में वाइड और शैलो रहता है, किसी में नैरो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये डीएनए के टाइप्स डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड, जो बी डीएनए में क्या होता है कि दो मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू मोनोन्यूक्लियोटाइड और इसके अंदर क्या होता है, जेड डीएनए के अंदर डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या होता है, टू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और इसके अंदर क्या होता है, टू डाइन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि एक डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, जिसमें हमने क्या, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि क्या पढ़ा, ए डीएनए बी डीएनए से कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो ए डीएनए में क्या है, राइट हैंडेड है और बी डीएनए भी राइट हैंडेड है और जेड डीएनए क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बेस पेयरिंग पर टर्न, एक टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स या फिर कितने न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग प्रेजेंट है वो देखा, तो इसमें 10.7, इसमें 10.4, इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग है। इसके अंदर कोण, जब ये ट्विस्ट हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 33, 36 एंड 60 डिग्री पर रोटेशन। ठीक है, और डायमीटर मतलब कि दो
स्ट्रैंड्स है, इन दोनों के बीच का मोटाई कितनी है, दोनों के बीच की डायमीटर कितनी है, 2.2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर एंड 1.8 नैनोमीटर। ठीक है, राइस बेस पेयर अलोंग एक्सिस, मतलब कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन दोनों के बीच में वर्टिकल राइस, जैसे कि ये एडेनिन यहाँ पर है, इसकी घुमाव आके ग्वानिन यहाँ आएगा, तो इस तरह की ये वाली डिस्टेंस हमने काउंट नहीं की है, इसकी वर्टिकल राइस की डिस्टेंस हमने काउंट की है। ठीक है, तो इसकी वर्टिकल राइस अलोंग एक्सिस की डिस्टेंस है 2.3 एंगस्ट्रॉम, 3.3 एंगस्ट्रॉम एंड 3.8 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, छोटा और मोटा होता है, ये क्या होता है, लंबा और थिन होता है, और ये भी क्या होगा, इलांगेटेड एंड थिन रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, 2 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना होता है, ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, डीएनए के टाइप्स के बारे में कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेजर ग्रुप होता है, वो वाइड और डीप होता है। डीएनए में कैसा होता है, वाइड और डीप होता है, मोटा होता है और डीप मतलब कि गहरा रहता है, मोटा रहता है और बहुत ही ज्यादा गहरा रहता है। ठीक है, तो बी डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रुप की बात करते हैं, तो बी डीएनए में वाइड और डीप रहता है। ठीक है, और इसके अंदर छोटा रहता है और गहरा रहता है, मतलब कि नैरो रहता है, छोटा रहेगा और गहरा रहेगा, मतलब कि डीप रहेगा, बहुत ही ज्यादा डीप रहेगा और छोटा रहेगा। और इसके अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा गहरा है। इसके अंदर मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप मैंने बताया था। ठीक है, ये होता है इसके अंदर जेड डीएनए के अंदर फ्लैट रहता है। ठीक है, 3 मेजर ग्रुप के बारे में डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया आज। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आरएनए की और डीएनए के डिफरेंशिएट किया हमने। डीएनए किससे मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स की चेंज होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या बताया था, न्यूक्लियोसाइड के अंदर होता है, फर्स्ट होता है कौन सा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या बताया था, इसमें प्यूरिन्स रहता है और पिरिमिडिन्स रहता है, और डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड के अंदर प्यूरिन्स क्या करता है, पिरिमिडिन से पैरिंग करता है। प्यूरिन से पैरिंग नहीं करेगा, पिरिमिडिन से पैरिंग नहीं करेगा, प्यूरिन पिरिमिडिन से पैरिंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, इनकी डिस्टेंस रहती है इसके बीच में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, डीएनए में बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेकंड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, थर्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इसके टाइप्स में ये 3 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और एक सी डीएनए भी होता है जो बहुत ही ज्यादा कम देखा जाता है या फिर इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हम 3 टाइप्स पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज क्या हो गया, हमारा जो सेक्शन डी है उसका 3rd चैप्टर न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, थैंक यू।